Good morning, I'm S.K. Bhargav. Today I am going to discuss displacement reaction. As we know that the chemical reaction in which the highly reactive metal displaces the less reactive metal, that chemical reaction is called displacement reaction. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेस यानी किसी ना किसी का स्थान को क्या करना है कि घेरना है, यानी एक एटम जो प्रेजेंट है उस एटम को निकालकर दूसरे एटम जब आ जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी चीज को यदि हम दूसरे शब्दों में यदि इसको परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो इसको हम लोग देख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स present in a molecule is displaced by another atom is called displacement reaction. अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अंडरस्टूड करने के लिए हमें वेरियस एग्जांपल्स की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमें रिएक्टिव मेटल का रिएक्टिव सीरीज रिमेंबर करना होगा। तो मेटल रिएक्टिव सीरीज हम लेटर देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर और एग्जाम्पल हम इसको देखकर और अधिक से अधिक इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमें एक चीज और समझना है कि किस रिएक्शन में डिस्प्लेस करेगा। तो जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो साल्ट सॉल्यूशन में मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कंपाउंड या एलिमेंट एसिड से भी, तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी आपका डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसी चीज हम देखते हैं केवल नॉर्मल अगर वाटर के साथ भी मेटल रिएक्ट करता है तभी भी हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमें अंडरस्टूड करना है और देन हम लोग देखेंगे रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। अब हम लोग एग्जांपल से थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस के रूप में हमने वेरियस एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है बोर्ड पर। अब इसको बारी बारी से हम वन बाय वन करके इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे डिस्प्लेस करता है। अब सबसे पहले हमको इसमें देखना होगा क्या कि कौन यहाँ पर है आपका एलिमेंट के रूप में आपका आयरन है और कॉपर सल्फेट कंपाउंड के रूप में। अब कॉपर सल्फेट में जो आयंस है आपका SO4, अब इसमें देखते हैं तो ये आयंस में तो कुछ होता नहीं है, आयन तो किसी के भी साथ जाकर ऐड हो सकता है, लेकिन दिक्कत है ऐड किसके, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। सो iron displace the copper from copper sulfate, iron displace the copper from copper sulfate। तो कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो कॉपर अकेला बाहर निकल जाएगा। तो कॉपर को हमने बाहर निकाल दिया। अब रेस्ट में बच क्या गया Fe और इधर बच गया SO4। तो देखते हैं हम लोग इधर आकर कि Fe, तो Fe का वैलेंसी 2 और SO4 का भी 2। एक्चुअली आयरन का जो है वो 2 और 3 दोनों होता है, ये फेरस है और ये फेरिक है। तो यहाँ पर हम फेरस को लेकर ही बना रहे हैं फेरस सल्फेट। तो ये दो और ये दोनों मिलकर बनाता है FeSO4। FeSO4 ये ऑलरेडी आपका बैलेंस है, केमिकल इक्वेशंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर। तो कॉपर आपका रिएक्ट करेगा AgNO3। तो AgNO3 सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट ऊपर सॉल्ट था ये। तो AgNO3 में NO3 आपका क्या है, आयंस है। अब यहाँ पर NO3, तो यहाँ पर हमें देखना है कि एटम ये किसको करेगा जी, सिल्वर। तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सो कॉपर डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ag को हम बाहर निकाल देंगे। तो Ag आपका अकेला बाहर निकल गया, बच क्या गया NO3 और Cu। तो बात करेंगे हम NO3। अब यहाँ पर हमारा हो गया Cu, कॉपर का वैलेंसी 2 और NO3 का 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, बनाएगा आपका Cu NO3 का होल 2। अब NO3 का होल 2 है तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 डाल दिया कोफिशिएंट के रूप में और यहाँ पर 2 डाल दिया, ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है आपका जिंक। और तो जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा, कॉपर को आप बाहर निकाल दी, कॉपर बाहर निकल गया, बच क्या गया Zn और SO4।
तो Zn का वैलेंसी 2 और SO4 का 2 दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और ये बनाएगा आपका ZnSO4। तो ZnSO4 प्लस Cu, ये भी आपका क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देख लेते हैं, Zn एक है, Cu एक, S1 O4 ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने मेटल के रूप में लिया था, यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के रूप में देखा। तो यहाँ पर नॉन मेटल है, आयन के रूप में क्या है, नॉन मेटल है, और यहाँ इधर भी आपका क्या है, नॉन मेटल। एक क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में हाईली रिएक्टिव जो होता है वो क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन डिस्प्लेस द ब्रोमीन फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड। तो सोडियम ब्रोमाइड से क्या होगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो ब्रोमीन को बाहर निकालेंगे तो हम लिख देंगे Br2। अब बनाएगा क्या, Na और Cl के बीच में होगा। तो Na और Cl को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो Na का वैलेंसी 1 और Cl का ऑल्सो 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, बनाएगा NaCl। अब इस चीज को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर हम 2 लगा दिए, ये बैलेंस हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन आयोडीन, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन आयोडीन। आयोडीन और क्लोरीन दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं और इस दोनों में क्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस द आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को बाहर निकालेंगे और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में I2 लिख दिया। अब बच गया K और Cl2। तो देखिए पोटेशियम का वैलेंसी 1 और Cl का वैलेंसी 1, ये बना दिया आपका KCl। अब KCl के साथ हम इस चीज को देखते हैं कि बैलेंस करना होगा। हमारा I2 है और K से 1 है और Cl भी 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, I को 2 कर देते हैं तो K भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 लगा दिया हमारा KCl, यानी ये दोनों आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि Zn। तो Zn रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, Zn reacts with sulfuric acid. It means the zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate because zinc is highly reactive than hydrogen. Zinc is highly reactive than hydrogen, so hydrogen is displaced by the zinc from sulfuric acid. So it's form H2 बाहर निकल जाएगा। अब बच गया क्या आपका Zn और SO4। तो Zn का वैलेंसी 2 और SO4 का भी 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाएगा Zn SO4। अब इस कंडीशन में Z1 है, H2 है, S1 है, O4 ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो जिंक रिएक्ट करेगा, अभी हमने बताया था कि जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय द जिंक फ्रॉम sulfuric acid, but here hydrogen is displaced by zinc from hydrochloric acid. So hydrogen is replaced and Zn reacts with chlorine to form Zn zinc chloride, ZnCl2। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिंक रिएक्ट्स विद फॉस्फोरिक एसिड। जिंक रिएक्ट्स विद फॉस्फोरिक एसिड। तो जिंक फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जिंक फॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा जी, जिंक फॉस्फेट बनाएगा। तो जिंक फॉस्फेट को, तो यहाँ पर H आपका बाहर निकल जाएगा। तो H को सबसे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द फॉस्फोरिक एसिड। तो H3 is displaced, H2 is displaced। तो H यहाँ से बाहर निकल गया। बात करेंगे कि PO4 और Zn। तो Zn और PO4, अब इसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा वैलेंसी इसका और Zn का 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा और ये बनाएगा आपका
Zn3PO4 का होल 2, यानी जिंक फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब जिंक फॉस्फेट, अब इसको हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज को। तो बैलेंस करने के लिए हमें Zn, तो Zn में हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 है और Zn हम यहाँ पर 3 लगा दिए। जिंक हमारा बैलेंस हो गया। अब बात करेंगे P, तो P हमारा 2 है, तो P को 2 करना होगा। तो P को 2 करने के लिए हमने यहाँ पर P लगा दिया। P हमारा बैलेंस हो गया, O हमारा बैलेंस हो गया, और हमारा रह गया क्या चीज, H। तो H को बैलेंस, तो H यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमने 6 लगा बना लिया। अब रेस्ट जो है वो देखते हैं कि जिंक रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड, जिंक रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड। तो जिंक जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक एसीटेट बनाता है। और जिंक एसीटेट बनाएगा, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अब यहां से H डिस्प्लेस होगा, क्या होगा जी, H यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बचेगा आपका CH3COO का होल 2 Zn। ये आपका रिएक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्या है। अब इसमें जो निकला है बाहर, वो हमारा हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है, तो हाइड्रोजन को हम लोग बाहर निकालेंगे। हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया गैस के रूप में। अब इसे बैलेंस करना होगा, CH3COO। अब CH3COO का होल 2 इंटू Zn, यानी जिंक एसीटेट बनाया हुआ है। अब इस चीज को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा दिए। 2 लगा दिया। अब देख लेते हैं कितना हो गया जी। तो यहाँ पर 3 2 6 और 2 8, और 3 2 6 और 2 8, ऑलरेडी ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया कि कौन किससे रिएक्टिव है, लेकिन इसका एक लिस्ट आप लोगों के सामने हम दिखा देते हैं, जिसको इजीली आप याद करके और इस चीज को रिएक्शन को आप इजीली बना सकते हैं। और भी वेरियस इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप और भी इसको बुक से लेकर सॉल्व करके इस चीज को देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी चीज का आपको आंसर चाहिए या कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो इस चीज को कमेंट करें, इसका आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेटल रिएक्टिविटी के बारे में। किसी मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होता है, यानी उसकी कैपेसिटी, यानी स्ट्रॉन्गनेस कितना है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेटल रिएक्टिव क्या होता है, ये रिएक्टिविटी जो हम लोग पढ़ते हैं कोई निकालते नहीं है, ये ऑलरेडी सब कैलकुलेटेड किया हुआ चीज़ है। इस चीज़ को हम लोग केवल यूटिलाइजेशन करते हैं। तो an empirical, calculated and structurally analytical progressions of a series of metal which are arranged by the reactivity from highest to lowest, which gives the summarized informations about the reaction of the metals with acid and water is called metal reactive series। यानी ऐसा कैलकुलेटेड है, ये पूरा का पूरा एम्पेरिकल है, कैलकुलेटेड है, स्ट्रक्चरली एनालिटिकल प्रोग्रेशन होता है। यानी यहाँ पर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया हुआ रहता है मेटल रिएक्टिव सीरीज, यानी उसका जो टेबल हम देखते हैं तो वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट होता है। यानी हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज एंड lowest reactive metal is kept bottom of the reactive series, and moderate of the reactive metals are kept middle of the reactive series। यानी जो रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मेटल रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर रहते हैं, मॉडरेट जो होते हैं वो बीच में होते हैं, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको बॉटम में रखा जाता है। और इस अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं मेटल रिएक्टिव सीरीज। और इस चीज का यूटिलाइजेशन जो होता है रिएक्शंस में होता है। कैसे रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो मेटल एसिड के बीच में हो, मेटल और वाटर के बीच में हो। इसी चीज को अब आगे हम लोग टेबल के रूप में देख लेते हैं। अब हम दो लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो टेबल दिया हुआ है मेटल रिएक्टिव सीरीज के रूप में। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने मेटल का नाम लिखा हुआ है, मेटल का सिंबल्स है,
और उस पर कितने चार्जेस होते हैं, यानी आयंस है तो किस आयंस पर कितने चार्ज होते हैं वो दिया है। और यहाँ हमने दिया है रिएक्टिविटी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन जो है आपको बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन जो है एसिड के साथ हाईली रिएक्टिव यानी विगोरसली रिएक्टिव करेगा, कौन जो है मेटल वो बॉइलिंग वाटर के साथ करेगा, कौन जो है स्टीम के साथ करेगा। इस चीज के लिए हमने सबको अलग अलग करके लिख दिया है कि कौन सा मेटल किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे बुक जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर आपको पोटेशियम से ही चालू किया गया है रिएक्टिविटी सीरीज को, बट हम लोग जब पीरियोडिक टेबल्स पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को मिलेगा कि ग्रुप ए यानी एस ब्लॉक का ग्रुप ए जो है आपका है, ग्रुप ए में जो आपका जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आपका रुबिडियम जो है, तो ये सब जितने भी चीज मिलेंगी जैसे में हॉलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, कैसियस, तो ये जितने भी आपको मिलेंगे जिसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो सब है वो आपको रिएक्टिविटी में आता है। इसमें भी ग्रुप 2 का यानी एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इसको याद रखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम आपको छोड़ के, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफी हाईली रिएक्टिव होता है। उसमें भी S1 सबसे ज्यादा देन S2 होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपका कैल्शियम, फ्रांसियम, रुबिडियम ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल आपके जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी जो होता है वो ऊपर से जब नीचे यानी टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीज कर जाता है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो कैल्शियम है, फ्रांसियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, और इस ग्रुप से आपका हाइड्रोजन गायब है। तो ये सारी हाईली रिएक्टिव मेटल। दूसरे ग्रुप में जो आता है हम लोग पढ़े हैं तो बे, मग, का, सर, बर यानी बेरिलियम, तो बेरिलियम आपके मेटल वर्ड के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आपको सॉरी बोरोन मेटल वर्ड में बेरिलियम जो है तो लिस्ट रिएक्टिव है इन सभी से, वो बाद में लेटर आएगा। बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, रेडियम है, बारियम है। तो इन सभी में जो नीचे है आपका बारियम, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम और देन बेरिलियम। तो आप हमने अभी अभी बताया था कि मेटल रिएक्टिव सीरीज में जो होता है टॉप टू बॉटम, तो टॉप से बॉटम में आने की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी के तौर पर आपका बारियम सबसे नीचे मिलेगा, तो बैरियम है, उसके रुबिडियम है, तो बे, मग, का, सर, बर लास्ट में है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मेटल रिएक्टिव सीरीज। अब इस चीज में देखना है हमें कैल्शियस से लेकर कैल्शियम तक सभी के सभी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम जिसका सिंबल CS है और उस पर +1 होता है, क्योंकि जितने भी S1 के हैं S1 जो है उन सभी पर 1 होता है और S2 जो होता है उन सभी पर 2 चार्जेस होता है। वो ऑलरेडी हमने लिख दिया है, यहाँ पर लिख भी दिया है कि रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब कंडीशन है सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg और Mg2 है, तो यहाँ पर देखना है कि रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है बहुत धीरा जो है टैप वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर कोल्ड वाटर का मतलब है टैप वाटर, नॉर्मल वाटर से, ये नहीं कि फ्रीज करके और वाटर ले उसे नहीं, यहाँ पर नॉर्मल वाटर की बात हो रही है। बट रैपिडली इन बॉयल, लेकिन मैग्नीशियम को जब हम बॉइलिंग ट्यूब में रखकर वाटर के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं तो वो रिएक्ट करेगा, रैपिडली रिएक्ट करेगा। बट मैग्नीशियम को जब हम किसी भी एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्रोमिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, हाइड्रो आयोनिक हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, तो ये जितने भी एसिड्स हैं इन सभी एसिड के साथ वेरी विगरसली रिएक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें और भी सीरीज आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि उसकी जैसे हमने मैग्नीशियम को देख लिया, तो मैग्नीशियम के बाद जो है आपका सेकंड आपका आता है बेरिलियम।
तो बेरिलियम यहाँ पर आपका सिंबल Be और Be2+ होता है। तो उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al3+। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों जो है वो रिएक्ट करते हैं मिनरल एसिड के साथ। अब यानी कहने का मतलब है यहाँ पर रिएक्ट विद एसिड एंड स्टीम। यहाँ पर ये दोनों यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बॉयल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं, जब करेगा तो ये वेपर यानी वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम जिसका सिंबल Ti होता है और इसका जो चार्जेस होता है 4+ होता है। ये यहाँ पर हम टाइटेनियम की जो बात कर रहे हैं, तो टाइटेनियम आप लोग सभी लोग देखते हैं जो ब्लेड आपका बनता है प्लेटिनम टाइटेनियम, तो यहाँ पर टाइटेनियम का यूज है। तो टाइटेनियम जो रिएक्ट करता है वो इनऑर्गेनिक एसिड के साथ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक, तो ये जो मिनरल एसिड के साथ करेगा। कहने का मतलब है मिनरल यहाँ पर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है वीक एसिड होता है और वीक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, इसमें कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो। ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये जब करेगा तब किससे करेगा, कंसंट्रेटेड से करेगा। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड कहते हैं। और डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेस अमाउंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीज जो है जिसका सिंबल Mn होता है, Mn2+, Z जिंक है जिसका सिंबल Zn, जिंक यानी Zn2+ है। क्रोमियम है तो Cr3 भी होता है, इसका 2 भी होता है, क्रोमियम कहीं कहीं 4 भी कर हो जाता है। आयरन जो है जैसे हम लोग जानते हैं आयरन का फेरस है तो 2 और फेरिक है तो 3 हो जाता है। वैसे ही कैडमियम जो है तो कैडमियम का Cd2+ होता है, कोबाल्ट का 2+ CO2+, Ni का भी 2+, 3 यानी स्ट्रोंडियम यानी कहने मतलब यहाँ पर आपका हो गया Sn, तो Sn का भी 2 होता है। लीड, और लीड का भी यहाँ पर क्या होता है, ये 2 होता है। तो यहाँ पर हमने इस सबके आयंस को दिए हुए, ये रिएक्शन में बहुत ही हेल्प करता है। अब बात रह गई कि ये जितने भी दिया हुआ है ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। साथ में इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जितने भी मेटल्स जो दिए गए हैं सारे के सारे मेटल बहुत ही वेरी पुअर रिएक्शन करते हैं स्टीम के भी साथ। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर के साथ यानी नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, बॉयल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, होगा भी तो केवल स्टीम के साथ, वो भी बहुत कम रिएक्शन देखने को मिलेगा। आपका वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि आयरन पर वाटर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है जो रस्ट लगता है, इसीलिए उसको कहा जाता है रस्टिंग इज द स्लो कंबशन। रस्टिंग इज द स्लो कंबशन, इसलिए आप आयरन को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आयरन है मेटल है जिस पर तो आपका रस्टिंग होता है, वो आयरन यानी वाटर वेपर के प्रेजेंस और केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रस्ट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा, नेक्स्ट और भी हम लोग देखेंगे जिसमें लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स आएंगे। जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज मिलेगा और इसमें हमको देखना कि कौन कहाँ पर रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, वो आपको एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो मे रिएक्ट विद सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड यानी ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एसिड जैसे हम चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पर एसिड दो तरीके से देखा जाता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, जो जैसे HCl है, HCN है। तो ये जितने भी एसिड्स होंगे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीजन जिस एसिड में प्रेजेंट हो वैसे एसिड। जैसे में बात करते हैं परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो परक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो HClO4 होता है। तो हाइड्रोजन ये है आपका, हाइड्रोजन है क्लोराइड, यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया आपका हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड जो है। तो परक्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं, और परक्लोराइड जो है वो आपको बिस्मथ और एंटीमनी के साथ रिएक्ट करता है। बात करते हैं कॉपर के साथ, तो कॉपर जो है
एयर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, क्योंकि एयर में आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उनके प्रेजेंस में मर्क्यूरी के, तो ये जो भी गैसेस होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करता है स्लोली। टंगस्टन, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये भी आपका मोर ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नहीं वाटर के साथ यानी कोल्ड स्टीम या बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और ना ही ये आपका वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जब करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे एक्वारिजिया हम चलेंगे मेटल में पढ़ेंगे तो एक्वारिजिया के साथ ये रिएक्ट करेगा, सिंपल किसी एसिड के साथ नहीं, लेकिन एक्वारिजिया के साथ इसमें गोल्ड जो है, सिल्वर, प्लैटिनम रिएक्ट करता है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड की आवश्यकता पड़ती है जो ये रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या, इस चीज को हम लोग समझ लिए, इजीली समझना होगा इस चीज को। तो हम लोग देखते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ions of compound are interchanged to form two new compounds, that reaction is called double displacement reaction। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड यानी जो कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कंपाउंड के जो आयंस होते हैं वो दोनों कंपाउंड जो आयंस होते हैं, रिएक्टेंट आयंस होते हैं, वो आपस में इंटरचेंज करके दूसरे कंपाउंड बना देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम लोग और क्लियर करना है तो इसको हम एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि एग्जांपल से कैसे करते हैं। जैसे बात करते हैं AgN, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इस चीज को कि इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि क्या है इसका एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो इसमें करेंगे कि आयन इंटरचेंज कर रहा है। तो आयन इंटरचेंज करने यानी NO3 आयन है और यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन आयन है। ये एक दूसरे से क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा और एक्सचेंज करके AgCl बनाएगा और NaNO3 बनाएगा। देख सकते हैं AgCl NaNO3। हम देख लेते हैं BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से तो ये बनाता है आपका BaSO4, यानी ये इंटरचेंज कर लिया BaSO4 और यहाँ पर दिया आपका NaCl बैलेंस कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग BaCl2 प्लस CuSO4, तो फिर से ये बनाएगा BaSO4 Cl2। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट हम कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। कॉपर सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, इक्वेशंस है। एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देख लेते हैं, तो ये बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, इसको लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि NaCl और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, NaCl और वाटर बनाता है। आगे हम बात करेंगे इसको, तो देखते हैं कि फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस के रूप में बाहर